हेलो दोस्तों। हाल ही में मैंने ल रोना नाम की एक मूवी देखी है जो एक पॉलिटिकल हॉरर ड्रामा है। IMDb पर इस मूवी को 6.5 रेटिंग मिली है और इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है ऑडियंस से। तो आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की स्टोरी को बिना स्पॉयलर्स के समझेंगे और साथ ही फिल्म के एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक फॉर्मर डिक्टेटर एंड्रिक से होती है, जिस पर कई लोगों के मर्डर और क्राइम्स के चार्जेस लगे हुए होते हैं। एक रात उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए रूम से बाहर आता है। उसे लगता है कि बाथरूम का टैप खुला हुआ था, तो वो उसे बंद कर देता है। लेकिन जब वो किचन में पहुंचता है, तब उसे एक अजीब सी फीमेल फिगर नजर आती है और घबराहट में वो फायर कर देता है। उस वक्त उसकी मेड वैलेरीना वहां आ जाती है और एंड्रिक उस पर भी शक करने लगता है। थोड़ी देर बाद फैमिली के बाकी मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं और सब सिचुएशन को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे अजीब बात ये होती है कि सिर्फ एंड्रिक को ही वो रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, बाकी किसी ने कुछ नहीं सुना था। इन्वेस्टिगेशन के बाद घर के सर्वेंट से पूछताछ होती है और अगले दिन ज्यादातर सर्वेंट्स काम छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ वैलेरीना ही वहां रुकती है। इसी बीच एंड्रिक कोर्ट जाता है, जहां कई विक्टिम्स और उनके फैमिली मेंबर्स उसके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद हुई, उनके घर तबाह हुए और उनके परिवार को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। कोर्ट में सब लोग एंड्रिक को गिल्टी मानते हैं, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम कार्मेन, नैटली और बाकी फैमिली मेंबर्स को कोर्ट केस को और विक्टिम्स की डेड बॉडीज के बारे में बात करते हुए देखते हैं। कार्मेन का मानना था कि विक्टिम्स के फैमिली झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नैटली इस बात पर कुछ भी कमेंट नहीं करती और सबको ये मैटर भूल जाने को कहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एनरिक ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही रहता है। इसी दौरान हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट दिए गए डिसीजन को ओवरटर्न कर देती है, यानी उसे ऑफिशियली गिल्टी नहीं माना जाता। इस डिसीजन के बाद हर तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। जब एंड्रिक को वापस घर लाया जाता है, तब उसके सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं कि घर के बाहर प्रोटेस्टर्स की बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई है। बहुत मुश्किल से एंड्रिक को घर के अंदर लाया जाता है, लेकिन अपने रूम में जाते ही उसे फिर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अजीब बात ये होती है कि ये आवाज सिर्फ एंड्रिक को ही सुनाई दे रही थी। एंड्रिक आवाज का पीछा करता है और एक औरत को खड़े हुए देखता है जो उसे ही घूरे जा रही थी। इस औरत का नाम एल्मा होता है और वैलेरीना उसे एंड्रिक के घर में काम करने के लिए लेकर आई थी। घर में काम के दौरान एक टैप अपने आप खुल जाता है, जो सबको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। वैलेरीना ने और भी सर्वेंट्स को बुलाया था, लेकिन कोई भी वापस काम करने नहीं आता क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। उस रात एल्मा सो रही होती है और लगता है जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो। अगली सुबह घर के बाहर प्रोटेस्टर्स अभी भी जमा थे। अल्मा चुपके से नैटली की बेटी सारा को एक छोटा सा टॉय दिखाती है और सारा उसके साथ चली जाती है। इसी बीच प्रोटेस्टर्स घर की विंडोज पर पत्थर फेंकते हैं, जिससे कुछ शीशे टूट जाते हैं। नैटली सारा को ढूंढने लगती है और फाइनली उसे स्विमिंग पूल के पास पाती है। सारा पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही होती है। नैटली उसे डांट कर वापस ले आती है, लेकिन सारा बताती है कि एल्मा उसे पानी के अंदर सांस कंट्रोल करना सिखा रही थी। बाद में नैटली को पता चलता है कि एल्मा के भी दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन अब दोनों जिंदा नहीं है। उसी रात एंड्रिक को फिर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि एल्मा हॉलवे से होते हुए बाथरूम की तरफ जा रही है। एंड्रिक उसके पीछे जाता है और उसे लगता है कि पूरा फ्लोर पानी से भरा हुआ है, लेकिन जब एल्मा उसकी तरफ देखती है तब भी वो कुछ नहीं कहती। तभी कार्मेन और नैटली वहां आ जाते हैं और एल्मा चिल्लाकर कहती है कि एंड्रिक उसे परेशान कर रहा था। यहाँ रिवील होता है कि फ्लोर पर असल में पानी था ही नहीं, ये सब सिर्फ एंड्रिक को ही दिख रहा था। नैटली एंड्रिक के बिहेवियर से परेशान हो जाती है और एल्मा से माफी मांगती है, लेकिन कार्मेन एल्मा को वार्निंग देती है कि वो ज्यादा टाइट क्लोथ्स ना पहने। इसी दौरान कार्मेन नोटिस करती है कि एल्मा की आंख के पास
चोट का निशान है और वो उसके लिए आई ड्रॉप्स मंगवाती है। घर का माहौल धीरे धीरे और डिस्टर्बिंग होते जा रहा था। नैटली भी मेंटली अफेक्ट होने लगती है। एक रात कार्मेन को एक अजीब सपना आता है जहां वो दो बच्चों के साथ किसी फील्ड में भाग रही होती है, जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रही है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि उसने सच में बेड वेट कर दिया है। नैटली जो एक डॉक्टर थी उसे समझाती है कि इस एज में स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ एल्मा सारा को पानी में सांस रोकना सिखा रही होती है। पूल से बाहर आने के बाद एल्मा उसे एक पोस्टर दिखाती है जिसमें एक मिसिंग आदमी की फोटो होती है। ये आदमी एक नेटिव विलेजर था जो वायलेंस के दौरान मारा गया था। फिर एल्मा घर के बाहर खड़ी प्रोटेस्ट कर रही भीड़ की तरफ इशारा करती है। वहां सारा को लगता है कि उसने उस मिसिंग आदमी को खड़ा हुआ देखा है। नैटली भी ये नोटिस करती है और वो आदमी सीधा उसी की तरफ देख रहा था और ये सब देखकर नैटली काफी डिस्टर्ब हो जाती है। उस रात कार्मेन को फिर वही नाइटमेयर आता है जहां सोल्जर्स उसे और उसके बच्चों को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहे होते हैं। हर तरफ लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। डर के मारे कार्मेन की आंख खुल जाती है और वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पर सच में स्क्रैचेस और चोट के निशान बने हुए हैं। कार्मेन अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह एनरिक वैलेरीना को अपने रूम में एक अजीब जगह दिखाता है। उसे देखकर वैलेरीना कहती है कि शायद किसी ने ब्लैक मैजिक या बुरी नजर का कुछ किया है। वो एंड्रिक पर एक क्लींजिंग रिचुअल करती है ताकि अगर कोई बुरी एनर्जी हो तो वो दूर हो जाए। बाद में वैलेरीना और एल्मा मिलकर उस जगह को साफ करने लगती हैं। इसी दौरान वैलेरीना एल्मा से उसके विलेज और उसके फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी एल्मा के पास्ट के बारे में प्रॉपरली कुछ पता नहीं होता। एल्मा सिर्फ इतना बताती है कि वो पहाड़ों के पास एक विलेज में रहती थी और जब मिलिट्री ने वहां कैंप लगाया था तब वो जगह छोड़कर चली आई। शायद इसी वजह से उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। जब वैलेरीना एल्मा से उसकी एज पूछती है तो एल्मा कहती है कि उसे याद ही नहीं है। ये बात और भी ज्यादा क्रीपी लगती है। उसी रात सारा चुपके से घर से बाहर निकल जाती है ताकि पूल में सांस रोकने की प्रैक्टिस कर सके। इसी बीच नैटली को भी घर में कुछ अजीब फुटस्टेप्स और आवाजें सुनाई देती हैं। एनरिक भी सारा के पीछे पूल एरिया तक पहुंच जाता है और वहां उसे पानी के अंदर एल्मा नजर आती है। डर और गुस्से में एनरिक पानी पर फायरिंग कर देता है। इसी दौरान कोई सारा का हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर खींच लेता है। गोली की आवाज सुनकर घर के सब लोग वहां आ जाते हैं और मुश्किल से एंड्रिक को कंट्रोल करते हैं। सिचुएशन को संभालने के लिए नैटली एंड्रिक को सिडेक्टिव इंजेक्शन दे देती है। तभी सारा बताती है कि घर के बाहर बहुत सारे लोग और स्पिरिट्स जैसी शैडो खड़ी हैं। सबको एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। वैलेरीना सबको कैंडल्स और शुगर लेन के लिए कहती है ताकि वो प्रोटेक्शन रिचुअल कर सके। सारा कहती है कि ये आवाज एल्मा की है जो अपने बच्चों के लिए रो रही है। सारा ये भी बताती है कि एल्मा पहले से ही उसके ग्रैंडफादर एंड्रिक को जानती थी और उसने सारा को बार बार एक ही बात सिखाई थी, कभी डूबना मत। वैलेरीना कैंडल्स जलाकर रिचुअल शुरू कर देती है ताकि स्पिरिट्स उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन इसी दौरान कार्मेन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। कार्मेन फिर से अपने नाइटमेयर में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उसे पूरी सच्चाई दिखाई देती है। वो देखती है कि सोल्जर्स उसके बच्चों को पानी में डुबोकर मार देते हैं और फिर उसे भी गोली मार दी जाती है। और जो ऑफिसर ये सब कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि एंड्रिक ही था। यही रिवील होता है कि एंड्रिक ने जीनोसाइड के दौरान एल्मा के बच्चों को मारा था और बाद में एल्मा को ही मरवा दिया था। कार्मेन को जो सपने आ रहे थे वो सिर्फ नाइटमेयर्स नहीं बल्कि एल्मा की असली मेमोरीज थी जो वो सबको सच दिखाने के लिए शेयर कर रही थी। ड्रीम के अंदर कार्मेन गुस्से में एंड्रिक का गला दबा देती है और रियलिटी में भी वो वही कर रही थी। इसी तरह एंड्रिक की डेथ हो जाती है। एंड्रिक के मरने के बाद सारे स्पिरिट्स धीरे धीरे वहां से गायब हो जाती हैं और अगले दिन उसका फ्यूनरल रखा जाता है। फ्यूनरल के बाद एंड्रिक का एक मिलिट्री ऑफिसर दोस्त बाथरूम में जाता है जहां उस मिलिट्री ऑफिसर को फिर से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि बाथरूम का फ्लोर धीरे धीरे पानी से भर जाता है। इसे डिस्टर्बिंग सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी ल लरोना मूवी की स्टोरी। अब बात करते हैं कि इस फिल्म के हिडन मीनिंग्स और रियल लाइफ इंस्पिरेशन की। ला लरोना एक मॉडर्न रीटेलिंग है जो एक फेमस हॉरर लीजेंड पर बेस्ड है। शॉर्ट में समझे शॉर्ट में समझा जाए तो ल लरोना एक रोती हुई औरत की स्पिरिट है जिसके बच्चे मर चुके होते हैं। इस लीजेंड पर पहले भी काफी मूवीज और अरे लेना। स्टोरीज बन चुके हैं, लेकिन इस याद फिल्म कर ने इस ब्लॉग में कि कॉन्सेप्ट को एक अपलोडिंग पॉलिटिकल और इमोशनल एंगल के साथ दिखाया अरे कुछ है। बोलो भैया। क्या रे? मुझे आपको पर्सनली ये कैसा लग मूवी रहा है यहाँ काफी पर ज्यादा आकर मुंबई पावरफुल और में फर्स्ट डिस्टर्बिंग लगी। टाइम? खराब लग रहा है मुझे। इसमें क्यों? चीप जंप स्कैर्स नहीं है, अच्छा, बल्कि जब से स्लो निकले तब से एटमॉस्फेयर कुछ और ना कुछ हो ही इमोशनल रहा है हॉरर के और यहाँ थ्रू पर आके स्टोरी को बोर भी बिल्ड हो किया रही गया है। है। अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर और मीनिंगफुल जैसे स्टोरीज कदम पसंद रखते है हैं। तो ये मूवी डेफिनेटली वर्थ कैसी बात वॉचिंग कर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और